सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ISRE 2400, ISRE 2400 हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है सर। अब बात यह है कि इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ऑडिट के हवाले से, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ऑडिट के हवाले से हम कितनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। ऑडिट से हवाले से एक फर्म जो होती है वो कितनी सर्विसेज दे रही होती है, ऑडिट एंड ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। एक तो भाई ऑडिट की सर्विस होती है जो कि आपने अभी तक यहाँ पे पढ़ी हुई है। टोटल चार चार सर्विसेज दे रही होती है नॉर्मली। चार सर्विसेज नॉर्मली दे रहे होते हैं हम। फर्म जो होती है एज ऑडिटर जो है ना, चार सर्विसेज दे रही होती है नॉर्मली। इससे ज्यादा भी दे रही होती है लेकिन ये चार जो है ना मेनली सब कवर कर रही होती है। ठीक है सर। एक तो ऑडिट की सर्विस दे रही होती है सर। ये ऑडिट की सर्विस क्या होती है जो कि मैंने आपको बता दिया है सर, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर को रिपोर्ट दे रहे होते हैं जिसके अंदर हमारा ओपिनियन क्या होता है सर। हमारा ओपिनियन रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है, पर वो एब्सोल्यूट रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, इट इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट इज नॉट द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो सर वो क्या हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑडिट के अंदर हम रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं और ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे रहे होते हैं। इसमें हम पॉजिटिव ओपिनियन अपना दे रहे होते हैं कि हम बता रहे होते हैं इन आवर ओपिनियन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरी सर हमारी जो ऑडिट फर्म जो होती है सर्विस दे रही होती है, वो दे रही होती है रिव्यू, रिव्यू करना, रिव्यू एंगेजमेंट। सर ये रिव्यू एंगेजमेंट क्या होती है सर। रिव्यू एंगेजमेंट में हमेशा हमेशा सर हम क्या कर रहे होते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ ओपिनियन देते हैं सर, नेगेटिव फॉर्म में ओपिनियन देते हैं। जैसे कि सर इन और ओपिनियन बेस्ड ऑन प्रोसीजर परफॉर्म, जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statement do not give true and fair view। भाई हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उससे हमें कुछ भी समझ में, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो हम कह सकें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। हमने चेक किया, नहीं मिला वो अलग बात है। हमने चेक किया, होगा होगा गलती होगी, मिस स्टेटमेंट होगी, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर रिव्यू के अंदर यही ये पूरा हैंडआउट रिव्यू पे बना हुआ है, तो ये बातें इसके अंदर पढ़ेंगे। रिव्यू के अंदर कम प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिट के अंदर पूरे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं कायरो की तरह। कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर सर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी सर, उसके बाद रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये सारे प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। रिव्यू के अंदर हम सिर्फ दो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं सर। कौन से? एनालिटिकल प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं जिसमें जिसके अंदर सर हमने और सर दूसरा इंक्वायरी करते हैं सर। इंक्वायरी के अंदर मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई ये बताओ, ये इस साल जीपी क्यों बढ़ गया, भाई इस साल एक्सपेंस इतना क्यों बढ़ गया, ये सारी चीजें इतने टाइम पीरियड में ये क्यों हो गया। एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे होते हैं, कंपेरिजन कर रहे होते हैं, बजट से कंपेयर कर लिया, इंडस्ट्री से कंपेयर कर लिया, सेल इतनी क्यों बढ़ गई, सेल बढ़ गई तो जरूर सर रिसीबल भी बढ़ना चाहिए, या रिसीबल कम है तो कैश बढ़ना चाहिए, तो एक दूसरे से कंपेयर करना एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे होते हैं। रिव्यू क्यों करवा रही होती है कंपनीज? ये इस वजह से करवा रही होती है क्योंकि सर जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान के अंदर लॉ है कि यार अब देखो, आपने हर लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवानी होती है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसको? हर लिस्टेड कंपनी को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवानी होती है। जैसे कि एक कंपनी का ईयर एंड है जून 30, तो कंपनी जून 30 2019, तो कंपनी क्या करेगी सर, 1 जुलाई 2019 से लेके 1 जुलाई 2019 से लेके सर अपना पहला क्वार्टर एंड होगा हमारा सितंबर 30 2020। सितंबर 30 2019 पहला क्वार्टर हमारा एंड होगा, सितंबर 30 2019 सर। वहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाएगी। उसके बाद सर मैं आपको यहाँ पे ना ड्रॉ करके बता दूं, ड्रॉ करके समझा दूं। पहला जो क्वार्टर एक कंपनी है उसका जो ईयर एंड है सर वो है, लेट सपोज ये है हमारा जून 30 2019। ठीक है, और इसके अंदर कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं सर? इसके अंदर क्वार्टर्स आ रहे हैं चार। ठीक है ना सर। ये साल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? ये ईयर स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 जुलाई सर, 1 जुलाई 2018 से
सर ये पहला क्वार्टर कब एंड हुआ? सर ये पहला क्वार्टर एंड हुआ हमारा सितंबर 30। सर ये 2018। ठीक है सर। दूसरा क्वार्टर कब एंड हुआ? सर दूसरा क्वार्टर हमारा एंड हुआ सर ये दिसंबर 31, 2018। सर तीसरा क्वार्टर हमारा कब एंड हुआ? सर हमारा तीसरा क्वार्टर एंड हुआ मार्च 31, 2019। ठीक है। अब हर पाकिस्तान के अंदर हर लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली अकाउंट्स, हर लिस्टेड कंपनी को अपने क्वार्टरली अकाउंट्स जमा करवाने होते हैं। सर कहाँ पे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा करवाने होते हैं। क्या सर ऑडिट करवा के जमा करवाने होते हैं? नहीं सर। अब लॉ कहता है, पाकिस्तान के अंदर लॉ कहता है कि यार आपने ना ये क्वार्टरली अकाउंट 3 महीने के आपने जमा करवाने हैं। अब करोगे क्या? लॉ कहता है कि ये वाले 3 महीने भी आप सर जमा करवाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और ये वाले 3 महीने भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जमा करवाएंगे। सर ऑडिट सिर्फ किसका होगा? ऑडिट सिर्फ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, इन 12 महीनों का ऑडिट हो रहा होता है। ठीक है ना? 12 महीने के अकाउंट्स का, 1 साल के अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा होता है। जब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता हूँ ईयरली, उनका ऑडिट हो रहा होता है। सर फिर बाकी जो ये क्वार्टर रह गया इसका क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। सर एक तो आप ये चीज कवर करें कि यहाँ पे ना सर ये हाफ ईयरली भी हो रहा है, ये सर हाफ ईयरली भी हो रहा है, और सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वार्टरली भी बन रहा है। तो यहाँ पे सर हाफ ईयरली अकाउंट्स भी बनते हैं और क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनते हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहता है जब भी एक कंपनी का हाफ ईयरली आ जाए, जब भी एक कंपनी का हाफ ईयरली आ जाए, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है कि हर लिस्टेड कंपनी जब भी उसका हाफ ईयरली आ जाए, जब भी उसका हाफ ईयरली आ जाए, वो क्या करेगी? हमें अपने अकाउंट्स हाफ ईयरली के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाफ ईयरली के, और हमसे क्या, और किसी भी फर्म से क्या करवाएगी? वो रिव्यू करवाएगी अपने ऑडिटर से, वो रिव्यू करवाएगी अपने ऑडिटर से, वो रिव्यू करवाएगी। रिव्यू मतलब रिव्यू एंगेजमेंट करवाएगी। ठीक है ना? रिव्यू एंगेजमेंट करके और उनसे रिव्यू रिपोर्ट लेके हमें जमा करवा देगी, रिव्यू रिपोर्ट के साथ हमें जमा करवा देगी। सर सर इसका ऑडिट नहीं होगा इस क्वार्टर का? नहीं सर। इस क्वार्टर का ऑडिट नहीं होगा? नहीं। इस क्वार्टर का ऑडिट नहीं होगा? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बना के जमा करवा देंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड का इन 6 महीनों का हाफ ईयरली का रिव्यू करवा के जमा करवाना है। सर तो ये भी तो 6 महीने बन रहे हैं ना, इनका रिव्यू नहीं होगा? नहीं सर, इनका रिव्यू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पहले वाले हाफ ईयरली का सर रिव्यू होके जमा करवा देना है। ठीक है। ऑडिटर क्या करता है इसके अंदर? कम प्रोसीजर परफॉर्म करता है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स और दूसरा इंक्वायरी। कायरों में से सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसीजर परफॉर्म करके रिपोर्ट दे देता है। रिव्यू के अंदर ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म होता है, ठीक है ना, ना सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म होता है, ना ही टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म हो रहा होता है, जो कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर वगैरह, ये सारी चीजें हम नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ सर एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और सर हम उसके बाद हम क्या करते हैं? सर एक रिव्यू की रिपोर्ट दे देते हैं जिसके अंदर हम नेगेटिव ओपिनियन दे रहे होते हैं या मॉडरेट लेवल ऑफ ओपिनियन देते हैं। कि क्यों देते हैं सर? क्योंकि हमने प्रोसीजर कम किए हैं, हमने पूरे प्रोसीजर नहीं किए। ठीक है ना? सर रिव्यू जब भी रिव्यू करवाया जाता है, इसकी रिव्यू करवाने की रिक्वायरमेंट जब भी होती है, क्योंकि एक कम प्रोसीजर करके पाकिस्तान लीगल रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी कंपनीज के लिए, बहुत सारे मुल्क ममालिक के अंदर। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट होती है जब भी करवाती है। पाकिस्तान का एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनी को करवाना है। वैसे ही सर क्या प्राइवेट कंपनी रिव्यू करवाती है? हाँ सर, प्राइवेट कंपनी भी करवाती है। लेट सपोज सर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि सर एनपीओ है, लेट सपोज लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई करवाती है, बिल्कुल सर, जैसे कि एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 42 में रजिस्टर है। अगर कोई, अगर इनको कोई लोन दे रहा है, अगर इनको कोई लोन दे रहा है, इनको कोई लोन देने जा रहा है और इनसे ना रीपेमेंट भी लेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, इनको ना कोई बड़ी बैंक के कोई सर लेट सपोज यूबीएल इनको लोन देने जा रही है, इनको लोन देने जा रही है,
और अब इनको कह रही है कि अब कौन से टाइम पीरियड में दे रही है, लेट सपोज प्राइवेट कंपनी का जो ईयर एंड है ना सर वो है जून 30, और आज क्या तारीख है, लेट सपोज सर आज तारीख है 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019। तो अब इसको, इसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट मौजूद होगी कौन से ईयर की मौजूद होगी सर, 2018 तक की मौजूद होगी। अगला ईयर एंड कब आने वाला है सर, अगला ईयर एंड आने वाला है जून 30 2019, ठीक है ना। लेकिन अभी हम कहाँ पे खड़े हैं सर, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट कौन से पीरियड की मौजूद होगी सर, जून 30 2018 की मौजूद होगी। अब ये यूबीएल जब लोन लेगा ना तो बोलेगा ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, तो हम इनको ये ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन आज कौन सी तारीख है, आज ये तारीख। तो यूबीएल जानना चाहेगा, अगर ये हमें कोई इतना बड़ा लोन दे रहा है, लेट सपोज सर ये हमें ना 4 बिलियन का लोन देने जा रहा है, 4 बिलियन का हमें ये लोन देने जा रहा है। अब ये चाहेगा कि यार अब मुझे ये तो स्टेज पता, यहाँ पे तो ऑडिट रिपोर्ट मिल गई जो कि 7 महीने पहले, 6 महीने पहले की रिपोर्ट है। 6 महीने के बाद पता नहीं इन्होंने क्या किया होगा, मुझे 6 महीने के बाद की सिचुएशन का कुछ पता ही नहीं है। और अब तो ऑडिट तो 6 महीने के बाद होगा, जून 30 2019 के बाद। आज तारीख है 1 जनवरी 2019, तो क्यों ना मैं इनको बोलूं कि रिव्यू करवा के दे दो मुझे ऑडिटर से। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या सर, ये तो जून 30 मतलब सर जुलाई 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक का रिव्यू करवा के दे दो ऑडिटर से, और मुझे वो रिव्यू रिपोर्ट दो, उसके बाद मैं तुम्हें क्या करूंगा सर, लोन दूंगा। तो इस तरीके से ना कोई लोन वगैरह पार्टी दे रही होती है, इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, तो वो भी इनको कह रही होती है कंपनीज को, आप हमें करवा के दे दें। एक तो सर ये रिव्यू की सर्विस हो गई, दूसरी सर्विस एक ऑडिट की सर्विस हो गई, एक रिव्यू की सर्विस हो गई। इसमें भी हम एग्जामिनेशन ही कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक ऑडिट के तरीके से ही होती है ये भी चीज सर। उसके बाद अब तीसरी कौन सी सर्विस होती है सर, तीसरी सर्विस होती है हमारी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इस रिव्यू के अंदर भी हम क्या करते हैं सर, रिव्यू के अंदर भी हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हैं, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, बैलेंस शीट को भी चेक कर रहे होते हैं, पीएनएल को भी चेक कर रहे होते हैं, कैश फ्लो को भी चेक कर रहे होते हैं सर, चेंजेस इन इक्विटी को भी चेक कर रहे होते हैं, नोट्स टू अकाउंट को भी चेक कर रहे होते हैं। लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होता है, रिव्यू के अंदर भी ऑडिट की तरह पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोसीजर दो कर रहे होते हैं सर। अब आ जाते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे। अब देखें सर, अब होता क्या है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के, एक कंपनी हायर करती है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट सपोज सर अगर यूबीएल लोन देने जा रही है एबीसी लिमिटेड को, एबीसी लिमिटेड को यूबीएल क्या देने जा रही है, लोन देने जा रही है। सर कितने का सर ये लोन देने जा रही है इनको, 2 बिलियन का, 2 बिलियन का लोन देने जा रही है, ठीक है ना। अब सर यूबीएल ने एबीसी लिमिटेड को बोला कि यार बात सुनो, आप ना आप ना हमें ना क्या करो सर, आप हम आपको 2 मिलियन का लोन देंगे, और पर हमें ना आप ऐसा करो, आज कौन सी तारीख है, लेट सपोज आज क्या तारीख है सर, आज है कोई तारीख मार्च 31 2019, ठीक है ना। ये मार्च 31 2019 पर दोनों खड़े हैं और यहाँ पे ना बात चल रही है। अब ना एबीसी लिमिटेड, अब सर एबीसी लिमिटेड क्या करना चाह रहा है, एबीसी लिमिटेड के पास ईयर एंड कौन सा एबीसी लिमिटेड का, लेट सपोज सर ईयर एंड है एबीसी लिमिटेड का दिसंबर 31 है। तो यूबीएल ने बोला मुझे ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, इन्होंने बोला हमारे पास जो ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है ना वो है सर दिसंबर 31 2018 तक की, ये आप ले लो। इन्होंने बोला ठीक है दे दो हमें। फिर इन्होंने बोला हमें ना रिव्यू करवा के दे दो, कितने महीने का रिव्यू होगा सर, 3 महीने का रिव्यू होगा, मार्च 31 तक। अच्छा तो हमें आप क्या करो, जनवरी 1 2019 से लेके मार्च 31 2019 तक की रिव्यू रिपोर्ट दे दो, ठीक है भाई ये भी डन हो गया। पर ये साथ साथ मांगते हैं ना, जो जो भी इस तरीके के पैसे वगैरह देते हैं, 2 मिलियन दे रहे हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मसला हो सकता है, तो सारी चीजें चेक करते हैं। अब एक और बात ध्यान से सुनना, अब ये यूबीएल जानना चाह रहा है यार आपके पास और कोई भी डोनर है, एबीसी लिमिटेड को बोला आपके पास और कोई भी किसी ने आपको लोन वगैरह दिया हुआ है,
एबीसी लिमिटेड ने बोला हाँ हमें एमसीबी ने भी लोन दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी लोन दिया हुआ है। अच्छा, क्या आप उनको टाइम पे पेमेंट करते हैं? बिल्कुल हम तो करते हैं यार। मैं एबीसी लिमिटेड को बोला क्या आप टाइम पे इनको पेमेंट करते हैं? एबीसी लिमिटेड ने बोला बिल्कुल करते हैं। इन्होंने बोला मैं कैसे मान लूं? तो इन्होंने बोला, यूबीएल एबीसी लिमिटेड ने बोला भाई अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो आपको दिसंबर 31 2018 में पता चल जाता ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे ऑडिटर से लिखवा के दो कि तुम लोग टाइम पे रीपेमेंट करते हो कि नहीं। अब देखो, अब एबीसी यूबीएल ने क्या बोला एबीसी लिमिटेड को कि मुझे तुम ऑडिटर से लिखवा के दो कि तुम टाइम पे रीपेमेंट करते हो कि नहीं करते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करवा के दो? पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कि तुम टाइम पे रीपेमेंट करते हो कि नहीं करते हो। अब ये क्या करेगा एबीसी लिमिटेड? एबीसी लिमिटेड क्या करेगा कि हायर करेगा ऑडिटर को, ऑडिटर को हायर करेगा, उसको बोलेगा यार तुम ना, मुझे ना एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें मुझे यूबीएल को बताना है कि हम लोग टाइम, जिनसे भी हमने लोन लिया हुआ है, जिनसे भी एमसीबी से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, जितना भी हमारे क्रेडिटर हैं, हम उनको टाइम पे रीपेमेंट करते हैं, सूद समेत जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरे करके हम रीपेमेंट करते हैं। तुम लोगों को ऑडिटर ज्यादा, तुम लोगों को चीजें नहीं देखनी, पीपी नहीं देखना, इन्वेंट्री नहीं देखनी, रिसीवेबल नहीं देखना, सेल्स नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना क्या है कि हम लोगों, हमने जिनसे लोन दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड पे जो आ रहे हैं हमारे बैलेंस शीट में, हमने उनको एज पर टाइम, एज पर एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, हमने उनको रीपेमेंट अलोंग विथ सूद, अलोंग विथ इंटरेस्ट, हमने टाइमली पेमेंट की है कि नहीं की। जो हमारी एग्रीड थी, क्वार्टरली थी, हाफ ईयरली थी, मंथली थी, क्या हमने उस हिसाब से पेमेंट की है कि नहीं की। ठीक है ना ऑडिटर? अब ये इन्होंने बोला, अब देखो इन्होंने हमें एक खास हेड के लिए, एक खास प्रोसीजर करने के लिए हमें सर हायर किया, हमें अपॉइंट किया। ठीक है ना, कौन सा प्रोसीजर करने के लिए? चेक करके। तो हम क्या करेंगे? रिकैलकुलेट करेंगे कि भाई एज पर हम एग्रीमेंट लेंगे। हम क्या करेंगे सर? एग्रीमेंट लेके उसकी जो जो लोन हमें दिया गया है, जो इनको एबीसी को लोन मिला है, उस पर इंटरेस्ट सर मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे बैंक स्टेटमेंट से टाइमली रीपेमेंट हुई है कि नहीं, और इनको हम रिपोर्ट दे देंगे। अब ये एक बार बताओ, क्या मैंने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई की? नहीं सर, हमने तो स्पेसिफिक एक एक हेड वेरीफाई किया, जिसके अंदर भी हमें वो ये चेक करना था कि यार ये इन्होंने टाइम पे रीपेमेंट की है कि नहीं की। और सर क्या इन्होंने हमें प्रोसीजर बताए कि आपने क्या करना है? बिल्कुल सर। सर इसको बोला जाता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जब कंपनी ऑडिटर को हायर कर रही होती है, अपॉइंट कर रही होती है कि आपने ये स्पेसिफिक रिपोर्ट हमें देनी है, ये स्पेसिफिक प्रोसीजर आपने वेरीफाई करके देना है, तो सर इसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, फिर हमें कंपनी अपॉइंट करती है और हम उन्हीं प्रोसीजर के हिसाब से रिपोर्ट दे देते हैं। ना ही ऑडिट होता है ना रिव्यू होता है, हम सिर्फ बता रहे होते हैं अपने ओपिनियन में कि यार हाँ इन्होंने टाइम पे रीपेमेंट की है या नहीं की। ठीक है ना सर? इसके अलावा एक और एग्जांपल दे दे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ सर। नॉर्मली एक आपको एग्जांपल दे दूं, लेट सपोज सर बहुत सारी एनपीओ जो होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेक्शन 42 वाली, इनको ना लाइसेंस लेने के लिए, इनको लाइसेंस किससे लेना पड़ता है? एसीसीपी से। ये मैं रियल लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। एसीसीपी से एग्जांपल सर लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन सा लाइसेंस सर? सेक्शन 42 वाला लाइसेंस टू वर्क एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम। ठीक है ना, सेक्शन 42 जो कंपनीज एक्ट में हम पढ़ के आए थे। ठीक है ना, अब सीन ये है कि एसीसीपी इनको कहता है कि ये लाइसेंस नॉर्मली कितने साल का मिलता है? नॉर्मली सर 3 साल का मिलता है, फिर 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर लेना पड़ता है। अब एसीसीपी जब ये लाइसेंस लेता है ना, एसीसीपी जब ये लाइसेंस देता है ना, एसीसीपी जब ये लाइसेंस देता है ना, तो इनको कहता है, ये कंपनी है, लेट सपोज कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, इनको कहता है एसीसीपी, यार मुझे चेक करना है कि तुमने जो भी पेमेंट की, तुमने जो भी पेमेंट की, ठीक है ना, जो भी पेमेंट की, क्या तुमने सारी, या तुमने जो भी डोनेशन की पेमेंट, मतलब मैं इसको ना वर्ड को करेक्ट कर लूं, तुमने जो भी डोनेशन की, पेमेंट तो बहुत सारी हो जाती है, तुमने जो भी डोनेशन की, क्या वो सारी बैंकिंग चैनल से की? पेमेंट तो बहुत सारी हो जाती है ना, सैलरीज भी हो गई सर, पेट्रोल के खर्चे भी हो गए, पेमेंट नहीं,
डोनेशन, तुमने जो भी डोनेशन की, क्या वो बैंकिंग चैनल से की? बैंकिंग चैनल मतलब कैश फॉर्म में तुमने कोई भी डोनेशन नहीं की, तुमने सिर्फ और सिर्फ किसमें की? बैंक के थ्रू। मतलब कोई किसी को भी तुम, किसी स्कूल को तुम अमाउंट डोनेट कर रहे हो, किसी गरीब बंदे को तुम अमाउंट डोनेट कर रहे हो, किसी सर फ्लड रिलीफ वालों को अमाउंट तुम डोनेट कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए डोनेशन दे रहे हो, 5 लाख की, 10 लाख की, सर 10,000 की, 20,000 की, 30,000, किसी भी चीज के लिए डोनेशन कर रहे हो, तो तुम किसके थ्रू कर रहे हो? सर ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेते हो अकाउंट के अकाउंट, या सर आप चेक दे देते हो, ठीक है ना? तो सर अभी एसीसी भी कहता है कि तुमने क्या डोनेशन सारी बैंकिंग चैनल के थ्रू की कि नहीं की? इन्होंने बोला हाँ हमने की, इसने बोला मैं कैसे मान लूं? एनपीओ ने बोला हाँ हमने कर ली, एसीसीपी ने बोला मैं कैसे मान लूं? अब ये एनपीओ एनपीओ क्या करेगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ना अपने ऑडिटर से पूछ पता करवा के देता हूँ। अभी एनपीओ क्या करेगा? अपने ऑडिटर को बोलेगा यार मुझे ना सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट में लिख के दे दो कि मैंने जितनी भी डोनेशन की है, बाकी चीजें नहीं, बाकी चीजें चेक नहीं करनी, जितनी भी डोनेशन की है क्या मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू की है कि नहीं की है। ऑडिटर चेक करेगा और बदले में रिपोर्ट दे देगा, एनपीओ को देगा, और एनपीओ इनको जमा करवा देगा। भाई देखो अब मैंने थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल ऑडिटर से ये लिखवा के तुम्हें दे दिया। सर सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना था? डोनेशन बैंकिंग चैनल के थ्रू की है या नहीं की, डोनेशन कितनी की है, बैंक स्टेटमेंट लेंगे हम, उनमें चेक करके अमाउंट हम बता देंगे। सर इसको क्या बोला गया? सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसीजर इन्होंने हमें बताए वही प्रोसीजर हमने किए, इनको बोला जाता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। उसके बाद सर एक और चीज होती है, एक और सर्विस होती है, 4 सर्विस होती है ना, एक ऑडिट हो गई, एक रिव्यू हो गई, एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो गई, एक सर आखिरी सर्विस होती है कंपाइलेशन। सर कंपाइलेशन कौन सी सर्विस होती है? कभी कभी फर्म कंपनीज क्या करती हैं, लेट सपोज अभी कंपनी, अभी सर IFRS 16 नया स्टैंडर्ड आया, जिसने रिप्लेस किया किसको? सर इसने रिप्लेस किया किसको? सर इसने रिप्लेस किया IS 17 को। सर लीजेस आया, अब बहुत सारी कंपनीज को इसमें से सर चेंज होके जाना था IFRS 16 में, ठीक है ना? तो सर उनको ये अप्लाई करना नहीं आ रहा था, अप्लाई करना, चेंज होना नहीं आ रहा था उनको, ना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, चेंज होना नहीं आ रहा था। ऑडिट फर्म में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं, वो सर हर वक्त ऑडिट की वजह से उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के क्या होते हैं सर, एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत सारी कंपनीज को ऑडिट करते हैं, तो उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट सर क्या कहते हैं उनको सर, डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपनीज के उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उनको ज्यादा पता होता है हर चीज का कि भाई क्या क्या हिसाब किताब है। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर को बोला जाता है कि आप क्या करो सर, आप क्या करो, जो है ना हमें क्या करके दो सर, आप ना हमें ये IFRS 16 एप्लीकेबल करके दो अगर हमारी कंपनी पे लग रहा है, ठीक है? या तो सर अगर पीपी है किसी कंपनी का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उनको ना सर फिक्स ऐसे रजिस्टर मेंटेन करना लेट सपोज नहीं आ रहा, ठीक है ना, फिक्स ऐसे रजिस्टर मेंटेन करना नहीं आ रहा, उनको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं आ रही, तो कंपनीज क्या करती हैं, ऑडिट फर्म को हायर करती हैं, यार हमें ना फिक्स ऐसे रजिस्टर मेंटेन करके दो, किस तरीके से होगा, ठीक है ना? या सर हमें ना IFRS 15 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना सिखाओ, हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके दे दो। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। या हमें सर IFRS 9 के हिसाब से सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करके दे दो। तो सर अब ये चीज होती है, अब ये ना, अब देखो ये क्या ऑडिटर क्या रिपोर्ट दे रहा है इस पे, किसी को बता रहा है कि इन्होंने IFRS 16 सही से किया है नहीं किया, पीपी किया है नहीं किया, फिक्स्ड रजिस्टर नहीं। सर ऑडिटर तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर रहा, ऑडिटर यहाँ पे क्या कर रहा है, अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है, अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है, अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है। जब भी अकाउंटिंग सर्विस दे तो सर उसको क्या बोला जाता है, कंपाइलेशन, उसको क्या बोला जाता है सर, कंपाइलेशन। 4 तरीके की सर्विस होती है, ऑडिट सर्विस, रिव्यू सर्विस, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड कंपाइलेशन, ठीक है? तो सर अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, ये चारों चीजें रीड कर लो सर, यहां से लेके, सर यहां तक रीड कर लें, यहां से लेके ऊपर से लेके यहां तक रीड कर लें, फिर मुझे बताएं तो हम आगे बढ़ें, जल्दी करें। सर अब ये भी मैं आपको बता दूं, ऑडिट और रिव्यू के लिए हम पूरा पढ़ेंगे। अब रिव्यू होता क्या है सर, ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या होता है? सर रिव्यू में हम बहुत ज्यादा प्रोसीजर करते हैं, पूरा कायरो हम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, सारे प्रोसीजर कर रहे होते हैं ऑडिट के अंदर, सॉरी,
तो ऑडिट में अगर मैं ज्यादा प्रोसीजर कर रहा होता हूँ, ज्यादा काम कर रहा होता हूँ, तो सर ओपिनियन भी, अश्योरेंस भी सर मैं पॉजिटिव फॉर्म में दे रहा होता हूँ, रीजनेबल दे रहा होता हूँ। सर रिव्यू के अंदर मैं कम प्रोसीजर कर रहा होता हूँ, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड सर मैं जो है सर इंक्वायरी कर रहा होता हूँ, ज्यादा प्रोसीजर नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ यही दो ही कर रहा होता हूँ। तो सर इसके अंदर फिर जाहिर सी बात है, अगर काम कम करूंगा तो गलतियां मिलने के चांसेस भी कम होंगे, जिसकी वजह से मैं लिमिटेड अश्योरेंस, नेगेटिव अश्योरेंस दे रहा होता हूँ, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहा होता हूँ। सर इसके अंदर फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर किस तरीके से ओपिनियन दिया जाता है, हम बता रहे होते हैं कि भाई हमने क्या कहते हैं, हमारे हिसाब से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामाइन किया, चेक किया, सर हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, हम पॉजिटिव इस तरीके से बता रहे होते हैं, इन आवर ओपिनियन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, उसी तरीके से हम रिव्यू के अंदर कम प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव ओपिनियन कैसे होता है कि यार हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया, हमें हमने जो प्रोसीजर की है उस हिसाब से हमें कुछ नजर नहीं आया, हो सकता है हो, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया, बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स performed based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statement do not give true and fair view। तो सर ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लेना, तो सर आप लोगों को इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा। जल्दी से सर ये रीड कर लीजिए, तो फिर ये कवर हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चलें सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रिव्यू के अंदर ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है। ऑडिटर रिव्यू के अंदर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका कि भाई वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं कर रहा होता, टेस्ट ऑफ डिटेल, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कर रहा होता है, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा होता। सर इंक्वायरी के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर हो जाती हैं? सर इंक्वायरी के अंदर जो है ना इस तरीके से कवर होती है कि अब देखो, कंपनी ने क्वार्टरली अकाउंट्स बनाए होंगे, मैं 6 महीने का रिव्यू कर रहा हूँ, कंपनी ने क्वार्टरली अकाउंट्स बनाए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, क्वार्टरली से 6 महीने का कंपेयर कर लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई आपकी इतनी सेल बढ़ गई, तो ये क्यों बढ़ गई, ठीक है ना, इसका क्या रीजन है, ये रीजन इंक्वायरी करूंगा। सेल अगर बढ़ी होगी तो भाई सीधी बात है, अगर पैसे नहीं आए होंगे तो रिसीवेबल बढ़ने चाहिए, अगर पैसे आ गए तो कैश बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं सब्सिक्वेंट इवेंट की इंक्वायरी करूंगा। अगर मैं सर अगर मैं सर लेट सपोज, अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लेट सपोज सर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोसीजर में ही समझा रहा हूं। मैं रिव्यू कर रहा हूं यहाँ तक, मैं रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे हाफ ईयरली का। जरूर सीधी बात है सर, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सी तारीख है, लेट सपोज सर 31 दिसंबर है, तो यहाँ ये कौन सा होगा सर, ये होगा जुलाई 1। तो सीधी बात है, यहाँ पे जून 30 भी आ रहा होगा, यहाँ पे जून 30 भी आ रहा होगा, और तो जून 30 का फिर ऑडिट हो चुका होगा, मतलब इनके पास ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे होगी। ऑडिट रिपोर्ट होगी तो ऑब्जर्वेशन भी जरूर मौजूद होंगी, ऑब्जर्वेशंस भी जरूर मौजूद होंगी, ठीक है ना, जो कि हमने मैनेजमेंट लेटर में या सर मैनेजमेंट लेटर में या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पे उठाई होगी, तो यहाँ पे चीजें आ रही होंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई अब ये बताओ कि ऑडिटर ने जो ये लास्ट ईयर इस रिपोर्ट के अंदर जून 30 में ऑब्जर्वेशन सर उसने रेस की थी, क्वालिफिकेशन की थी, क्या तुमने वो यहाँ से लेके यहाँ तक मामला हल कर दिया, तो ये मैं चीजें भी चेक कर लूंगा। ठीक है, उसके अलावा सर यहाँ से यहाँ पे बजट बना होगा पूरे साल का, पूरे साल का बजट बना होगा, बजट शुरू में बन रहा होता है कि पूरे साल में हम क्या क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे बजट बजट लूंगा। यहाँ तक अब देखो, यहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, तो 6 महीने की एक्चुअल पोजीशन मौजूद है मेरे पास। 6 महीने की एक्चुअल पोजीशन को कंपेयर करूंगा किससे में, सर यहाँ पे जो बजट बना था उससे कंपेरिजन करूंगा। मैं और क्या करूंगा सर, मैं इसके अलावा ये करूंगा कि भाई देखो कि कंपनी का सर सेल, सर माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, जीपी, यहाँ पे आ रहा होगा जीपी। मैं इस जीपी को कंपेयर करूंगा सेल से, कि जीपी कितना परसेंटेज है सेल का, रेशो निकालूंगा, मैं रेशो से रेशो कंपेयर करूंगा। मैं चेक करूंगा क्या ये लास्ट ईयर के मुकाबले में, ये लेट सपोज है 2019, ये 2019 है, तो 2018 ये है, क्या ये लास्ट ईयर के मुकाबले में जीपी कम हुआ है या बढ़ा है, क्या ये लास्ट ईयर के मुकाबले में, इसके मुकाबले में
जीपी बढ़ा है या कम हुआ है, तो बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है। फिर मैं ये चेक करूंगा वही एनालिटिकल प्रोसीजर जो मैंने आपको सेल पे करवा रेवेन्यू उस पे करवाया था, सैलरी पे, पेरोल पे। अगर से पेरोल जो था वो 6 महीने का, मैं इनसे एक्सपेंस ले लूंगा। लेट सपोज सर ये कोई आ रहा है 9 मिलियन, मैं पूछूंगा कि भाई 9 मिलियन कैसे आ गया, कितने एम्प्लॉयज हायर किए, कितने एम्प्लॉयज ज्वाइन किए गए, इस हिसाब से सर मैं यहाँ पे 6 महीने में यहाँ पे जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट यहाँ पे हो रहे होंगे, मैं उनकी रिपोर्ट यहाँ पे ले लूंगा। सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई कंपनी के लिए केस तो नहीं हुआ, ये सारी बातें। क्या सर यहाँ पे मैं कंफर्मेशन सप्लाई करूंगा, कंफर्मेशन सर सर्कुलेट करूंगा, पार्टीज को भेजूंगा? नहीं सर, हम कंफर्मेशन सर्कुलेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ दो प्रोसीजर करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरी। सर एक और प्रोसीजर भी करूंगा मैं सर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर करूंगा। क्या इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है तो दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई केस वगैरह हुआ है, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे हैं। लेट सपोज सर सबका इंडस्ट्री पे ना फ्यूल एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है ना, इन जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका फ्यूल एक्सपेंस कम हो गया। सर आपको कैसे पता लगा कि फ्यूल एक्सपेंस बाकी इंडस्ट्री का कम हो गया? बेटा वेबसाइट पे अकाउंट्स आ रहे होते हैं लिस्टेड कंपनी के, हर लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट पे अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, तो वहां से डाउनलोड करके मैं कंपेयर कर लेता हूँ इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री कंपेयर कर लेता हूँ। एक ही इंडस्ट्री की कंपनी होगी तो कंपेयर, बाकियों के फ्यूल के चार्जेस बढ़ रहे हैं, आपके कम क्यों हो रहे हैं, जबकि फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं। तो ये सारी इस तरीके ना इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर कर लिया। सर मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हाफ ईयर लिए हैं, मैंने बजटेड से कंपेयर कर लिए। उसके अलावा सर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई होंगी, जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई होंगी या मेंबर्स की मीटिंग हुई होंगी, मैंने उनके मिनट्स ले लिए। मिनट्स में पता चल जाएगा कि कोई गोइंग कंसर्न का इशू तो नहीं हुआ, कोई कंपनी पे केस तो नहीं हुआ, कोई मेजर कोई चेंज तो नहीं है। तो ये चीजें करके मैं सर रिपोर्ट दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ सर, मैं रिपोर्ट दे देता हूँ। आप सर यहाँ से लेके, ठीक है ना, आप सर यहाँ से लेकर अब यहाँ तक पढ़ लें, ठीक है ना, और रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेता हूँ जो कि हम बाद में पढ़ेंगे क्या होती है क्या नहीं होती। उसके बाद सर ये प्रोसीजर कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। ऑडिटर को प्रैक्टिशनर भी बोला जाता है, ये बता चुका हूँ मैं। उसके बाद सर मैं ये रिपोर्ट दे देता हूँ। ये रिपोर्ट है, इंट्रोडक्शन में बता रहा होता है, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सवालात करवाए थे ना, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा के, और मैंने आपको बोला था सवाल आएगा कि एक ऑडिट रिपोर्ट आए के आपको बना के दे देगा एग्जामिनर, और आपको बोलेगा कि यार इसमें से ना गलतियां निकाल के दे दो। तो सही है ना, तो इसको, इस रिपोर्ट को ना आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप इसको ना 3 से याद करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 दफा इसको तरीके से पढ़ लो, तरीके से पढ़ लो, ठीक है ना। इंटरम का मकसद होता है सर हाफ ईयरली या क्वार्टरली, मतलब ईयरली रिपोर्ट, ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। इंटरम का मकसद, वर्ड इंटरम का मकसद कि 1 साल से कम की, 12 महीने से कम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाए जाए उनको इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। 9 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12 महीने से जितनी भी कम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उनको इंटरम बोला जाता है। तो सर हम ये रिपोर्ट दे देते हैं। उसके बाद, अब ये रिपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद हम, सर ये रिपोर्ट भी पढ़ लीजिएगा उसके, और रिपोर्ट के जो ये ऑडिट रिपोर्ट के जैसे मैंने आपको कंटेंट्स पढ़वाए थे ना, वैसे ही इसके भी कंटेंट्स होते हैं, टाइटल, एड्रेस, ही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन। तो सर जैसे आप ये रिपोर्ट पढ़ लेंगे, ये रिपोर्ट पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे। पास पेपर के अंदर मैंने ये कर डाल दिया है, देखें सर, सिग्मा एंड कंपनी, जिसके अंदर इन्होंने रिव्यू रिपोर्ट दी है, इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ रिव्यू, कंक्लूजन, एम्फेसिस ऑफ मैटर प्रगा, और रिकॉर्ड में आया हाईलाइट द डेफिशिएंसी इफ एनी इन द ड्राफ्ट रिव्यू रिपोर्ट। 14 मार्क्स का ऑटम 2009 में पूछा गया था, ठीक है। तो सर आज के बाद हम यही रखते हैं। अब रिव्यू के अंदर हमारा जो हिस्सा रह गया वो सर ये टाइप्स और रिव्यू एंगेजमेंट रह गया, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट रह गया, बस बाकी जो है ना हमारा हो गया, बाकी हमारा हो गया। इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं रहता, फिर हमारा रिव्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं।